हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 21 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग अब रोज एक फैक्ट एंड कोट डिस्कस करते हैं, तो चलिए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हो आज का जो कोट है वो आप सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस में इस्तेमाल कर सकते हो। जस्टिस दैट इज नॉट रूटेड इन इक्वलिटी इन सोशल वेलफेयर एंड इन कम्युनिटी इज नॉट जस्टिस एट ऑल। ये दे रे मैकेंसन का स्टेटमेंट है कि अगर जस्टिस में इक्वलिटी नहीं है, जस्टिस सोशल वेलफेयर के लिए नहीं की जाती है या फिर जस्टिस ओवरऑल कम्युनिटी का नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब सिंपल है कि इट इज नॉट जस्टिस टू ऑल। एंड ये स्टेटमेंट बेसिकली दे रे मैकेंसन की तरफ से आई है। और उसके बाद आप देख सकते हो जीएस टॉपिक का एक डाटा एंड फैक्ट है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। वुमेन इन पार्लियामेंट से स्टेटस अगर हम बात करें तो 17th लोकसभा जो इलेक्शन हुई है उसमें अभी फिलहाल टोटल 78 वुमेन एमपीज हैं, जो फिलहाल अब तक का हाईएस्ट नंबर है इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा। लेकिन ये जो 78 वुमेन एमपीज हैं, ओनली 14% ऑफ ऑल लोकसभा एमपी कंप्राइज करती है। तो रेलेवेंस यानी कि आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको वुमेन का रिजर्वेशन इन लोकसभा पर कोई मुद्दा या फिर क्वेश्चन आता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ 33% रिजर्वेशन जो 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रपोज किया गया है, उस बिल को पास कराना बेहद ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो संख्या में बहुत ही कमी है। एंड आपको ये भी याद रखनी है कि जो 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए वो अभी फिलहाल पार्लियामेंट में नहीं मिलती है। हालांकि ये जो आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहां पर ये 33% रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको याद रखना है अगर कहीं पर वुमेन्स रिलेटेड अगर कोई डाटा फैक्ट पुट करने हैं जहां पर वुमेन इक्वलिटी की बात करी जा रही है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। तो बेसिकली जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इन्होंने पिलर 2 मॉडल रूल्स रिलीज किया है सो दैट जो 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स प्रपोज की गई हैं उसका डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन हो सके। क्या है ये 2 पिलर मॉडल रूल्स, उसको हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो आप ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में जान लो, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। जब हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली वो कोई देश में रजिस्टर्ड है जहां पर जो टैक्स उनको पे करना पड़ता है लेट्स से कि 5% पे करना पड़ता है, ठीक है। अब वो दूसरे देश में ऑपरेट कर रही है, लेट्स से इंडिया में वो ऑपरेट कर रही है, और आपको ही पता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत बेसिकली इंडिया टैक्स इन एमएनसी से नहीं लेता है। हालांकि अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया है बिकॉज नाउ वी हैव द इक्वलाइजेशन लेवी जो लगाई जाती है इनके ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। तो 5% लेट से टैक्स पे किया जाता है किसी एमएनसी के द्वारा इन देयर रजिस्टर्ड टेरिटरी, एंड वो अगर भारत में ऑपरेट कर रहा है तो इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स सिस्टम के तहत क्या होगा कि भारत के पास पावर होगा कि वो एडिशनल 10% जो टैक्स है वो इन एमएनसी पर लगा सकती हैं। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा 15%, है ना। तो मिनिमम 15% का टैक्स एमएनसी को पे करना पड़ेगा, एंड वो उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 15% प्रपोज किया गया है सो दैट ये जो एमएनसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं टैक्स को अवॉइड करने का, टैक्स को पे न करने का, बाय गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द सर्टेन लूप होल्स, तो वो अवॉइड हो सके। सो
इसे डिस्कस करने के बाद आप देख सकते हैं जो मॉडल रूल्स हैं ये गवर्नमेंट को एक प्रिसाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा सो दैट जो टू पिलर सॉल्यूशन है उस पर आगे काम चल सके, अंडर विच जो टैक्स चैलेंजेस निकल कर आ रही हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसके तहत जो रेवेन्यू है वेरियस गवर्नमेंट को वो नहीं मिल पाती है, उन सारी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। एंड ये टू पिलर सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। तो इसके तहत दो प्रपोज्ड सॉल्यूशन है। पिलर 1 के तहत क्या होगा कि जो बड़े बड़े एमएनईज है यानी कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज जिसमें डिजिटल कंपनी जैसे फेसबुक गूगल ये सब आ जाते हैं, इनको टैक्स पे करना पड़ेगा जहां पर भी ये ऑपरेट करेंगे, जहां पर भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। एंड पिलर 2 के तहत क्या देखा जाएगा, तो पिलर 2 के तहत बेसिकली ये इंश्योर किया जाएगा कि जो बड़े बड़े एमएनईज हैं यानी कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज उनको एटलीस्ट ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो अभी फिलहाल प्रपोज की गई है 15% का वो पे करे रिगार्डलेस ऑफ द जुरिडिक्शन वेयर प्रॉफिट्स इन कंपनीज की होती है। तो वही मैंने आपको बताया, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने भी आपको यही एक्सप्लेन करना चाहा, है ना। तो ये पिलर 1 एंड पिलर 2 सॉल्यूशन। एंड अगर हम फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो देख सकते हैं जो आपका टू पिलर सॉल्यूशन है ये 2021 में एग्री हुआ था 137 देशों की सहमति के बाद, जिसमें भारत भी शामिल था अंडर द OECD या फिर G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के तहत, जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर बात बनी थी। जब हम बात करते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो ये भी मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज का एक तरीका होता है कि ये जो कंपनीज है वेरियस टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, यानी कि वेरियस लूप होल्स गैप्स इन द लॉज, इन सब का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को ये कम दिखाती हैं सो दैट इनको टैक्स कम पे करना पड़े, ठीक है। एंड इसी को कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि ये प्रॉफिट ही कम दिखाती है, दैट्स व्हाई इनके ऊपर टैक्स लगने का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि टैक्स तो पे करना है, दैट्स व्हाई मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कंसेप्ट भी लाया जा रहा है। तो ये जो आपके बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है, इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया एमएनसीज के द्वारा टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सो दैट जो भी मिसमैचेज हैं, गैप्स है बिटवीन द टैक्स रूल्स एंड लॉज ऑफ डिफरेंट जुरिडिक्शन, इसका इस्तेमाल करके वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। एंड ये जो आपके मॉडल रूल्स हैं ये बेसिकली मैकेनिज्म भी सेट आउट करेगा कि क्या मैकेनिज्म हो, क्या फ्रेमवर्क हो, क्या तरीके हो जो ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड साथ ही साथ वेरियस कंट्रीज को ये मदद भी करेगा टू ब्रिंग दिस ग्लोबल रूल्स इनटू द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बाय 2022। तो अभी फिलहाल BEPS MNC इस्तेमाल करता है। तो ये जो आपका ग्लोब होगा, ये आपको ही पता है BEPS को ही डील करने के लिए कंसेप्ट लाया जा रहा है, ग्लोब एंटी बेस इरोजन रूल्स। एंड ये जो ग्लोब रूल्स है ये बेसिकली टैक्सेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा सो दैट ये जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज है ना वो मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स तो पे करे ही करे ऑन द इनकम जो वो अर्न करते हैं इन द वेरियस जुरिडिक्शन जहां पर भी ऑपरेट करते हैं। एंड ये जो रूल्स है ये टॉप अप टैक्स को भी क्रिएट करने की बात कर रही है, और ये जो टॉप अप टैक्स है बेसिकली किसी भी जुरिडिक्शन में अप्लाई हो सकती है जहां पर भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड जहां पर जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो मिनिमम 15% है। तो टॉप अप टैक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई देश है, मैंने आपको बताया कि जहां पर 5% है और लेट्स से कि वो MNC दूसरे देश में ऑपरेट हो रही है, तो ये जो दूसरा देश है वो भी एडिशनल 10% एज ए टॉप अप टैक्स लगा सकता है सो दैट मिनिमम
15% का टैक्स इन कंपनीज के ऊपर तो लगे ही लगे, ठीक है। और पिलर 1 एंड पिलर 2 की तो बात मैंने की ही की। और ये जो आपके GMT है यानी कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये उन एमएनईज पर अप्लाई होंगे जिनकी जो रेवेन्यू है वो 750 मिलियन यूरो से अबव है। एंड इससे बेनिफिट क्या होगा, लगभग 150 बिलियन डॉलर का एडिशनल ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू के रूप में वेरियस गवर्नमेंट को प्राप्त होंगी। तो आप कह सकते हो कि काफी अच्छा कंसेप्ट निकल कर आ रहा है एमएनसीज के प्रॉफिटेबिलिटी को एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट एंड मोर रेशनल बनाने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। हिमालयन ग्लेशियर्स वो मेल्ट कर रही हैं फ्यूरियस रेट पर, यानी कि फास्टर रेट पर। ये आपका स्टडी निकल कर आया है। तो वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन अदर कॉजेज को भी हम देखेंगे और अगर ये स्थिति चलती रही तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम देखेंगे। एंड सबसे पहली बात तो हम सिलेबस पर नजर डालते हैं। हालांकि मैंने आर्टिकल 1 का सिलेबस नहीं आपको दिखाया है, तो आप यहाँ से आर्टिकल नंबर 1 का सिलेबस वैसे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, फोरम्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर मैंडेट, ग्लोबलाइजेशन का भी टॉपिक इसमें आ जाएगा, है ना। तो इसके अंतर्गत ये कवर हो जाएंगी। एंड जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है उसके तहत आपका, हाँ, आज जो है आपको जीएस पेपर 1 में लेके चलते हैं। और जीएस पेपर 1 में आप देख सकते हो जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन एंड चेंजेस इन द क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, जिसमें वाटर बॉडीज, आइस कैप जो अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड द फ्लोरा एंड फौना एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो डायरेक्ट टॉपिक का क्वेश्चन है आपका, दैट्स व्हाई आप इसको अच्छे से पढ़ लो। तो देख सकते हो, आपको पता है ये इंडियन मैप है एंड यहाँ पर आपका पूरा माउंटेन सिस्टम है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, और यहाँ पर ग्लेशियर्स आपके मिलते हैं। एंड जो आपका हिमालयन माउंटेन है उसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर अबंडेंस इन दिस रीजन आफ्टर द अंटार्कटिका एंड द आर्कटिक एंड द नेक्स्ट इज योर हिमालयन रीजन। तो एक डाटा देखो, आप इस डाटा का इस्तेमाल आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली एक रिसेंट फाइंडिंग के अनुसार जो ग्लेशियर्स हैं अक्रॉस द हिमालयस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट, जिसको आप कह सकते हैं फ्यूरियस रेट से मेल्ट कर रहे हैं बिकॉज जो वास्ट आइस शीट्स हैं जो हिमालयन रीजन में मौजूद हैं लगभग 10 टाइम्स फास्टर श्रिंक की हैं, रिसीड की हैं इन द पास्ट 40 ईयर्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस 7 सेंचुरीज। तो पिछले 700 सालों में इतना ज्यादा फास्टर श्रिंक नहीं हुआ है आइस शीट का जितना 40 सालों में आपका श्रिंक देखने को मिला है। यहां से ये फाइंडिंग निकल कर आ रही है। एंड जो हिमालयन माउंटेन्स है आपको पता है इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट होल्ड्स वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लेशियर आइस। पहले नंबर पर अंटार्कटिका, दूसरे नंबर पर आर्कटिक, तीसरे नंबर पर आपका हिमालयन रीजन। एंड स्टडी ने यह भी पाया है कि ये जो आपका आइस लॉस देखने को मिल रहा है हिमालयन रीजन में वो बहुत ही ज्यादा रैपिड है अगर हम कंपेयर करें द लॉस ऑफ द आइस इन द ग्लेशियर्स ऑफ न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, पैटागोनिया, है ना। तो देख सकते हो स्टडी ऑल्सो फाउंड कि जो आइस लॉस हो रहे हैं हिमालयन रीजन में इट इज मोर रैपिड देन फ्रॉम द लॉस ऑफ द लार्जर ग्लेशियर्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, पैटागोनिया। और अगर हम बात करें कि कारण क्या है इस फ्यूरियस मेल्टिंग के, तो एक तो आपका ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है इट इज ऑल बिकॉज थैंक्स टू द ग्रीन हाउस गैसेस एंड रीजनल क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशियन मॉनसून में शिफ्ट हो जाना। तो ये सब रीजनल फैक्टर्स हैं, रीजनल बेसिस पे ये अफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट तो आपको ही पता है सोसाइटियल लेवल पर भी होगा, क्लाइमेटिक लेवल पर भी होगा। एंड
एवलांचे जैसी घटनाएं बढ़ने लगेंगी। एवलांचे मतलब आपको भी पता है कि जो आपके आइस शीट्स हैं वो फॉल ऑफ करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये सब एवलांचेज होती हैं। स्नो एवलांचेज आपने सुना होगा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की बेसिकली नुकसान भी होता है। फ्लडिंग कैसे हो सकती है? जब ये ग्लेशियर मेल्ट करेंगी तो वाटर जो एक्स्ट्रा है वो रिलीज होगा रिवर में, और वो रिवर फिर जब लोअर रीजन में आएंगी तो फ्लडिंग काउज करेंगी, खासकर जो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है। एंड उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो भी प्रभावित हो सकती है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ेगा ही पड़ेगा फॉर द पीपल अक्रॉस द साउथ एशिया। और आपको पता है इस रीजन में जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज दीज आर फर्टाइल प्लेन्स। एंड इनंडेशन की भी थ्रेट है। इनंडेशन का मतलब ये हुआ कि जो वाटर है रिवर में वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं इनंडेशन, ठीक है। एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कोस्टल कम्युनिटीज, तो ये सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हो। एंड एक कंसेप्ट आप याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, कराकोरम एनोमली। वैसे आपने कराकोरम रेंज पढ़ा होगा, है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका हिमालयन सिस्टम है उसमें ओवरऑल जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका सेंट्रल कराकोरम रेंज है ना, यहां पर ग्लेशियर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर में स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कराकोरम एनोमली। होना क्या चाहिए कायदे से कि ग्लेशियर मेल्ट होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ग्रोथ हो रहा है ग्लेशियर्स का, तो एनोमली निकल कर आ गई। तो आप देख सकते हो एज ए रिलेटेड कंसेप्ट, कराकोरम एनोमली is termed as the stability or anomalous growth of glacier in the central Karakoram range. In contrast to what? Retreat of glacier. होना चाहिए retreat, लेकिन हो रहा है growth in the other nearby mountainous range of the Himalayas and other mountainous range of the world. तो हर जगह पर या फिर हिमालयज की बात करें तो वहां पर रिट्रीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ग्लेशियर का। इसको कराकोरम एनोमली का नाम दिया गया है। आपको ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, सेंटर टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 है उसको अमेंड करने में लगी है, और हम कोऑपरेटिव्स वाले जो टॉपिक है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस में हम आते हैं, तो जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, इट विल बी गवर्न्ड अंडर Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development, employment, inclusive growth and issues arising from it। तो इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो कायदे से अगर बोले तो ये जो आपका कोऑपरेटिव्स है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई कोऑपरेटिव मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट करता है तो उसको रेगुलेट कौन करता है? यस, आपने सही सोचा, सेंटर करता है। बिकॉज मोर देन वन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेट का जुरिडिक्शन नहीं है वहां पर, मोर देन वन स्टेट का जो स्टेक होल्डर्स है इन्वॉल्व। दैट्स वाई यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेंगी। तो वैसे तो कॉर्पोरेट्स या कोऑपरेटिव्स की बात मैं कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव जो है आपका वैसे स्टेट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, काफी ज्यादा न्यूज में। कोऑपरेटिव्स इज एन स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन देर आर मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फॉर एग्जाम्पल शुगर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिल्क के ले लो, बैंक्स के ले लो, आपने सुना भी होगा, है ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो इनमें जो मेंबर्स हैं और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट करता है। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक्ट है, एंड इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेगुलेट ऑल दीज। चलिए अब डिटेल से आते हैं। तो ये जो आपका एक्ट है ये इनैक्ट किया गया था सो दैट ऐसे जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज है विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन स्टेट, उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। एंड
इसके अंतर्गत जो प्रोविजन है आप देख सकते हो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इनमें जो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जिस भी स्टेट में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो 2 स्टेट हो, 3 स्टेट हो, 4 स्टेट हो, उन सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल है इन सोसाइटीज का किसके पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास है, एंड नो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन wield एनी कंट्रोल ऑन देम, है ना। तो कोई पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कंट्रोल किसके पास है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। एंड जब से ये जो लॉ है इनेक्ट हुआ है फिलहाल 1479 ऐसे सोसाइटीज जो मल्टी स्टेट में ऑपरेट करते हैं उसको रजिस्टर किया गया है, जिसमें 9 जो है वो डी रजिस्टर भी हुई हैं। तो अब तक 1479 सच सोसाइटी रजिस्टर हुई थी एंड 9 जो है वो डी रजिस्टर भी हो चुकी हैं। एंड ये जरूर याद रखना है प्रीलिम्स के लिए महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद यूपी, उसके बाद न्यू दिल्ली का नंबर आता है। लेकिन कुछ इश्यूज आपको याद रखनी है। इश्यूज की अगर हम बात करें तो जो डे टू डे गवर्नमेंट कंट्रोल होनी चाहिए इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होनी चाहिए सो दैट ट्रांसपेरेंसी आ सके इनके ऑपरेशन में, उसकी कमी है। एंड एक एग्जाम्पल के तौर से भी वैलिडेट किया जाता है कि स्टेट कोऑपरेटिव्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स सबमिट करने पड़ते हैं स्टेट कोऑपरेटिव को टू द स्टेट रजिस्ट्रार, लेकिन MSCS यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। तो ये एक क्रिटिसिज्म निकल कर आ रहा है। दूसरी बात ये कि ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग ना होना, या फिर यूं कह सकते हो कि प्रॉपर मैकेनिज्म जिसके तहत कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व किया जा सके, अलोंग विथ नो ऑफिसर्स या ऑफिसर्स एट द स्टेट लेवल। इसके तहत अधिकांशतर जो हैं ऑफिशियल्स वो या तो अपने ऑपरेशन ऑनलाइन करवाते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से करवाते हैं। तो दूसरी इश्यू क्या निकल कर आ रही है, लैक ऑफ ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 2 इश्यूज आपको याद रखने हैं। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी बनाई गई थी सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस लाई जा सके फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स, जिसमें आपका MCSC भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव्स को कौन चेयर करता है, कौन से मिनिस्टर चेयर करते हैं, आपको याद है तो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। मेडिएशन बिल 2021 ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। मेडिएशन बिल के बारे में हमने एक बार और चर्चा की थी, इसके प्लस माइनस के बारे में भी हमने चर्चा की थी एंड फिर से ये न्यूज में आ गया है। तो मेडिएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इट इज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आती है, उस डिस्प्यूट को अगर हम ट्रेडिशनल कोर्ट रूम से बाहर सॉल्व कर लेते हैं तो वो ADR का एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्सिलिएशन के माध्यम से, मेडिएशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से या फिर इवेल्युएशन, ये सब आपके टूल्स है ADR के। ठीक है, इवेल्युएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इन सबों का क्या मतलब होता है और इस बिल के बेसिक ऑब्जेक्टिव पर भी डिस्कशन होगा। तो लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है, कहां पर है, कौन से सिलेबस में है, देख सकते हो GS पेपर 2, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ये सबको जानते हो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है, इट इज ऑल बिकॉज जो ट्रेडिशनल कोर्ट रूम है वहां पर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है काफी ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगता है एंड अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करनी है तो जल्द से जल्द अब किसी डिस्प्यूट का समाधान निकल जाए तो फिर वो सब एक बेनिफिट होता है, वो एक माहौल क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस है फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये जो बिल है बेसिकली प्रमोट करेगा, फैसिलिटेट करेगा मेडिएशन को
स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन। इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन के तहत बेसिकली एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होगा जो मीडिएशन करवाएगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगा, चाहे वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो या फिर अदर डिस्प्यूट्स हों, एंड जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स निकल कर आए हैं बिटवीन द पार्टीज उसको इन्फोर्स भी करवाने का प्रयास करेगा, है ना। तो एक प्रकार से मीडिएशन को मोर इंस्टीट्यूशनलाइज करने का प्रयास इस बिल के तहत किया जा रहा है। एंड इसके तहत इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात कही गई है जो इम्प्रूव करेगा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को ऑल ओवर द कंट्री। की फीचर्स की बात करें, लेकिन सबसे पहले हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के जो वेरियस कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो डिस्प्यूट है, लेट्स से कोई डिस्प्यूट हुआ किसी कंपनी के बीच, ठीक है, तो वो जो डिस्प्यूट है वो सबमिट किया जाएगा बाय एन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। तो पार्टीज के सहमति से ही ये डिस्प्यूट सबमिट किया जाएगा टू द आर्बिट्रेटर्स। और चूंकि ये डिस्प्यूट एग्रीमेंट के तहत सबमिट हुई है तो जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा वो बाइंडिंग डिसीजन होगा उस डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी टू द आर्बिट्रेटर्स, एंड ये जो आर्बिट्रेटर है वो बाइंडिंग डिसीजन देंगे इस डिस्प्यूट पर। दूसरा है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में आपको ये याद रखना है ये वॉलंटरी है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्फिडेंशियल है, एंड इसके तहत जो पार्टीज हैं विच आर इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट वो एक प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट पर पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। न्यूट्रल थर्ड पार्टी क्या होगा, जो किसी के फेवर में नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा और वो बेसिकली तरह तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और वो सॉल्यूशन लेना है या न लेना है वो पार्टीज पर डिपेंड करती है। और अगर सहमति बन गई तो फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो कॉन्सिलिएटर, एंड वो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल वाला होगा, देख सकते हैं ना, विथ नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल। अब बात करते हैं मेडिएशन की। तो मेडिएशन भी एक प्रकार से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसमें एक न्यूट्रल इंटरमीडिएरी होगा, लेट्स से कि ए, ठीक है, जिसको आप मीडिएटर कहोगे, और ये पार्टी इसको मदद करेगा कि एक प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट पर सहमति बने उस डिस्प्यूट को लेकर, और जो भी सहमति बनी है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा बिटवीन द पार्टी और उस सेटलमेंट को फिर इन्फोर्स किया जाता है। एंड चूंकि ये इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो जो मेडिएटर है वो जनरली नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल नहीं रखता है ना। तो ये याद रखना है आपको, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ए मीडिएटर विल रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल, बिकॉज जो भी सेटलमेंट ये करेगा वो जो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके माध्यम से इम्प्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं क्या की फीचर्स हैं इस बिल के। तो पहली बात तो मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। तो वही मैंने आपको बोला कि ये जो बिल है वो एडीआर को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन तो हो जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मेडिएशन को फैसिलिटेट कर सके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, तो ये आपका इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। दूसरा है आपका मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट बिफोर फाइलिंग एनी सूट, यानी कि अगर कोई केस है ना, कोई डिस्प्यूट है, उसको आप कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में फाइल करोगे उससे पहले मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट के भी प्रोविजन है। एंड ऑनलाइन मेडिएशन को भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि ऑनलाइन मेडिएशन किया जा सकता है। एंड कम्युनिटी मेडिएशन की भी बात कही गई है। कम्युनिटी मेडिएशन के तहत क्या होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट आती है जो पीस, हार्मोनी, ट्रांसिक्विलिटी इन सब को अफेक्ट करता है अमंगस्ट द रेसिडेंट्स और द फैमिलीज ऑफ एन एरिया और लोकेलिटी, तो कम्युनिटी मेडिएशन के माध्यम से उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। एंड ये आप देख सकते हो लगभग 180 डेज
का पीरियड रखा गया है मेडिएशन प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए या फिर एक प्रॉपर सेटलमेंट पर आने के लिए, और उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 180 डेज, यानी कि 180 डेज, एंड अगर लेट से कि सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो 180 डेज एट मैक्स एक्सटेंड किया जाएगा। एंड मेडिएशन फंड भी क्रिएट की जाएगी फॉर द प्रमोशन, फैसिलिटेशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ द मेडिएशन। एंड आप अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल तो कोई कंप्रिहेंसिव लॉ नहीं है जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म को गवर्न करे, एंड ये जो बिल लाई गई है इसी पर्पस के लिए ही लाई गई है। हालांकि ये जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कुछ एग्जिस्टिंग लॉज में इनके मेंशन भी रहती हैं, लेकिन कंप्रिहेंसिव लॉ नहीं है जो गवर्न करे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एरिया, और उसी को एड्रेस करने के लिए बिल भी लाई जा रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वेयर हाउसिंग पॉलिसी ऑन कार्ड्स टू रिड्यूस इंडिया हाई लॉजिस्टिक कोस्ट। ये तो बात पक्की है, आप भी जानते होंगे कि भारत में जो लॉजिस्टिक कोस्ट है काफी ज्यादा है, जिसके कारण भारत के जो प्रोडक्ट्स है अगर उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो फिर जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव नहीं रह पाता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स जो चाइना या फिर अमेरिका प्रोड्यूस करती है, बिकॉज वहां पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम है, वो हम डाटा से भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो देख सकते हो गवर्नमेंट जो है वो वेयर हाउसिंग पॉलिसी लेकर आने वाली है, और ये जो वेयर हाउसिंग पॉलिसी होगी ये एक रोड मैप प्रदान करेगी सो दैट एक्सक्लूसिव वेयर हाउसिंग जोन डेवलप किया जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से। एक्सक्लूसिव वेयर हाउसिंग जोन्स बेसिकली वो जोन होंगी जहां पर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होंगी, और ये याद रखना है इट विल बी सेटअप ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेजर सिटी। जो मेजर सिटीज है उसके आउटस्कर्ट्स में ये आपके वेयर हाउसिंग जोन से वो डेवलप किए जाएंगे सो दैट ट्रैफिक कंजेशन न हो सके विद इन द सिटी। दैट्स व्हाई आउटसाइड द सिटी ये एस्टेब्लिश की जाएंगे। ठीक है, अच्छे से फैक्ट को याद रखना है, कहां पर सेटअप की जाएंगी, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेजर सिटी। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो कि इसका बेनिफिट क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी घटेगी। फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है ए और वो प्रोडक्ट मंगाना चाहता है ऑनलाइन एंड वो प्रोडक्ट दिल्ली का है, तो उसके लिए, और ये जो है चेन्नई का है, तो ऐसे में क्या होगा, दिल्ली से वो प्रोडक्ट आएगी, चेन्नई में आएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन जो आपके ट्रैफिक है वो सब भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यही वेयर हाउसिंग बगल में ही सेटअप कर दी जाए तो क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगी और आराम से ये प्रोडक्ट टाइमली मिल भी जाएंगी। तो ये सब कुछ बेनिफिट है, तो इट विल ईज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इन द कंट्री। एंड आप देख सकते हो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में कितना ज्यादा है, लगभग 14 से 16% ऑफ द जीडीपी ये आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट में जाते हैं, एज कंपेयर टू चाइना में 8 से 10% ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यूएस में 9 से 10%। तो आप समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े देश हैं वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, दैट्स व्हाई उनके प्रोडक्ट कंपिटिटिव होते हैं, चीपर होते हैं। लेकिन भारत में चूंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं महंगे हो जाते हैं, बिकॉज आपको ही पता है कोई प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है ऑन वेरियस फैक्टर्स, जिसमें एक फैक्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है। क्या की इश्यूज जो फेस की जाती हैं, मतलब क्यों ये लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे वेयर हाउसिंग की अवेलेबिलिटी, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट्स जिस कारण डिले हो जाती है एंड एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाता है, एंड डिसजॉइंटेड आईटी सिस्टम्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ओवर डिपेंडेंस है,
and lack of skilled manpower, low predictability in the supply chains। ये सब कोई की इश्यू जो फेस किया जाता है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ये याद रखना आपको मेंस के लिए। तो देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस लॉजिस्टिक सेक्टर को ग्रांट की गई हैं, जिसके तहत क्रेडिट जो है यानी कि लोन एक्सपोर्टर्स को कंपिटिटिव रेट पर मिलेंगी एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पर मिलेंगी। एंड दूसरा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लाई गई हैं, वो अभी फिलहाल फाइनल स्टेज में है। एंड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंश्योर करने का बड़ा फ्रेमवर्क है to the various economic zones in the country and 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स वो डेवलप किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। तो ये सब के सब लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की दिशा में की गई गतिविधियां हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल। डिलिमिटेशन कमीशन ने 6 एडिशनल सीट्स जम्मू के लिए एंड एक कश्मीर वैली के लिए प्रपोज किया, ठीक है। तो ये जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है जिसकी बात हमने की, ये सेटअप की गई थी अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जब सेंटर ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था एंड जो जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस है वो खत्म हो गई थी अगस्त 2019 में। एंड अगर ये प्रपोजल क्लियर हो जाता है यानी कि जो रिकमेंडेशन डीसी ने दिया है ये प्रपोजल क्लियर हो जाता है, तो जो टोटल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है जम्मू एंड कश्मीर में वो 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, जिसमें 43 अभी फिलहाल कंस्टिट्यूएंसी जम्मू में हो जाएगा। पहले ये 37 हुआ करता था एंड 47 कश्मीर में हो जाएगा, और एक चूंकि बढ़ा होगा तो पहले कितना होगा 46। तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली जाती है तब तो जम्मू में आपका 37 से 43 हो जाएंगे बढ़ के, और जो आपके कश्मीर है वहां पर 46 से बढ़ के 47 हो जाएगा। एंड एडिशनल 24 सीट्स भी प्रपोज की गई हैं जो रिजर्व रखे जाएंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बिकॉज आपको ही पता है वहां पर फिलहाल इलेक्शंस नहीं होते हैं। एंड डिलिमिटेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है आपको ही पता है जो हमारा देश है ना, वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिमार्केटेड है। तो डिलिमिटेशन बेसिकली उन्हीं बाउंड्रीज को फिक्स करता है कि कितना एरिया कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया जाएगा, इसके तहत आपका डिसाइड होता है। और ये कंट्री लेवल पर भी होता है एंड स्टेट लेवल पर भी होता है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। दैट्स व्हाई डिफरेंट स्टेट्स के पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरीज यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे अगर हम देखें तो आप बताओ यूपी जो स्टेट है जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाला है वहां पर कितनी टोटल सीट्स हैं स्टेट लेवल पर, एंड अगर हम बात करें लोकसभा के लेवल पर। एंड ये जो डिलिमिटेशन करने का काम है ये एक हाई पावर्ड बॉडी डिलिमिटेशन कमीशन या फिर इसी को बाउंड्री कमीशन कहते हैं, ये करती है। और आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट पास करता है आफ्टर एवरी सेंसस, और उसके बाद आपका डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश होता है। याद रखना है डिलिमिटेशन कमीशन आपका स्टेट्यूटरी बॉडी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिकॉज डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट जब पास करती है तब जाके ये आपका डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप होता है, ठीक है। और हालांकि अभी फिलहाल ये जो आपका डिलिमिटेशन एक्ट है उसको फ्रोजन कर दिया गया है अगर देखा जाए तो 1976 के पॉपुलेशन सेंसस पर ही। एंड आर्टिकल 170 के तहत अगर हम देखें तो स्टेट्स जो है वो डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है। एंड डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 टाइम्स ही सेटअप हुआ है, 1952 में एक बार, 1963 में एक बार, 1973 में एक बार, 2002 में एक बार। ये आप ऑब्जर्व करो 1952, उसके बाद 10 साल बाद सेंसस हुआ, उसके बाद फिर से सेटअप किया गया सो दैट जो भी चेंजेस उसको एडजस्ट किया जा सके। फिर 73 में, उसके बाद देख सकते हो जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसको फ्रोज कर दिया गया था। एंड 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुए थे, लेकिन इसने एडिशनल कोई सीट में एक्सपेंशन नहीं किया, बल्कि जो ऑलरेडी सीट्स थे
स्टेट के लेवल पर उसने सर्टेन चेंज किया था, नॉट एट द इंडिया लेवल, ठीक है। एंड ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती हैं एंड इनके जो फैसले होते हैं इट हैज द फोर्स ऑफ लॉ एंड इसको याद रखना, आपको चैलेंज नहीं किया जाता बिफोर एनी कोर्ट। एंड कंपोजिशन की बात करें तो 3 मेंबर्स, एक तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो चेयरपर्सन के रूप में होंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो नॉमिनेट की जाएंगी सी के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। नेक्स्ट जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट या यूटी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया ऑल द आर्टिकल्स एंड कुछ प्लेसेस इन न्यूज देख लो आप। चिली की बात करें तो इसका जो कैपिटल है सैंटियागो है, ये है आपका चिली, ठीक है। एंड ये जो आपके गैब्रियल बोरिक है, ये चिली के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन गए हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो कौन कौन से स्टेट से या बॉर्डर करते हैं, तो पेरू और बोलीविया, देख सकते हो पेरू है, बोलीविया है, ठीक है, और अर्जेंटीना है, और एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप देख सकते हो अगर इसका हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो काफी ज्यादा है ना। तो लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड रिलीफ जो है वो आपके एंडीज माउंटेन से, उसका जो रिलीफ फीचर वो एक्सटेंड करता है इस चिली में। लॉन्गेस्ट रिवर याद रखना है चिली का लोआ है। हाईएस्ट माउंटेन माउंट ट्रोनेडोर है। एंड अटाकामा डेजर्ट याद रखना, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ है, चिली में ही मिलता है। और कैप हॉर्न जो जाने जाते हैं हाई विंड्स एंड ट्रिचियस वेव्स के लिए, और ये जो कैप हॉर्न है ये आपका सदर्न मोस्ट टिप है साउथ अमेरिका का, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा कैप हॉर्न, याद रखना। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किए पूरे आर्टिकल, होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।